हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th साइंस और साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में हमारा चैप्टर हमने अभी स्टार्ट किया है, वो है सेल। सेल चैप्टर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के अकॉर्डिंग भी, आगे क्लास 10th क्लास 11th में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए यहाँ पर आपका बेस बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्लास 9th में जो सेल चैप्टर है उसमें हम एक लेक्चर हमारा ले चुके हैं। उसमें क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है पूरे चैप्टर का कि चैप्टर में असल में है क्या। ठीक है, और उसी को ही आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर कहाँ से पढ़ेंगे बच्चों? एनसीईआरटी की बुक से ही पूरा का पूरा आपका चैप्टर होगा। अगर आपने एनसीईआरटी को पढ़ना है तो एक बार पहले ये सारे लेक्चर्स देखें और साथ ही साथ एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहें, एनसीईआरटी से भी पढ़ते रहें। आपको एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ करवाए जाएंगे, सारे तरह के आपके डाउट सॉल्व होंगे। थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा बताया जाएगा, वो आप नोट डाउन कर सकते हो, चाहे आप किसी भी अपनी बुक में करें या फिर नोटबुक में करें, वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से नोट डाउन करना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन। किसका इंट्रोडक्शन? सेल का। क्या चीज पढ़ी थी बच्चों? इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि जो सेल होता है, सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। सेल को क्या बोलते हैं? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की चाहे स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें कि स्टार्टिंग सेल से हुई है, चाहे हम फंक्शन की बात करें, दोनों ही स्ट्रक्चर और फंक्शन कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? सेल से स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि बेसिक यूनिट है लाइफ की। आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, दोनों में से कोई भी बात अच्छे से आप समझ सकते हो। आप बेसिक यूनिट कहो, बेसिक का मतलब ही क्या है? बिल्कुल लोएस्ट। ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग किसी चीज की होना। तो हमारी लाइफ की स्टार्टिंग जो है वो सेल से है। हमारी जो बेस है हमारी बॉडी का, वो सेल है। क्योंकि फिर हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी ना बच्चों। ऑर्गेनाइजेशन में क्या थी कि सेल्स होते हैं, सेल्स के ग्रुप से आगे चलकर टिश्यू बनते हैं, जो कि हमारा चैप्टर है इंडिविजुअल एक। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनसे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमेशा ऑर्गन सिस्टम होता है। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, कल आपको समझाया था। डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। देयर आर सो मेनी सिस्टम्स इन अवर बॉडी, जिससे आप क्या बनते हो? एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ठीक है, ये बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमने क्या पढ़ना है आज? वो है डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, आज क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। कि सबसे पहले सेल के बारे में किसने बताया? ठीक है, देखो कोई भी काम होता है ना, जब वो शुरू होता है, यानी कि उसकी जब स्टार्टिंग होती है तो लेस एडवांस से शुरू होता है, और फिर जैसे जैसे उस पे काम होता है तो वो मोर एडवांस की तरफ जाते हैं। ठीक है, जैसे पहले जैसे टीवी बनी, टीवी अगर इन्वेंट की तो पहले कौन सी टीवी होगी? बिल्कुल सिंपल। और आज उससे बहुत बहुत एडवांस टीवी जो है, टेलीविजन जो है वो है। ठीक है, एलईडी। तो कहने का मतलब है पहले हमेशा लेस एडवांस से फिर हम मोर एडवांस की तरफ जाते हैं किसी भी चीज में। तो वही बात डिस्कवरी में हुई। डिस्कवरी ऑफ सेल पहले कैसे किया गया? बिल्कुल लेस एडवांस। ठीक है, मतलब पूरी बातें नहीं पता चल पाई, थोड़ी थोड़ी बातें पता चल पाई, और उससे फिर आज हमें सेल के बारे में बहुत नॉलेज है। ठीक है, तो जिन्होंने डिस्कवरी की उन्होंने क्या किया? सिंपल माइक्रोस्कोप में। पहली बात तो उनका नाम क्या है बच्चों? वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद करना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले सेल को किसने ऑब्जर्व किया, किसने देखा? वो कौन है? रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने किस साल में ये चीज की? तो वो है 1665। ये भी याद करने की टर्म है, ये ईयर याद करने की मतलब आपको नीड है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल देखा था।
तो सेल तो बहुत ही छोटा होता है, आप अपनी ऐसे सिंपल बिना किसी की मदद से नेक्ड आई से आप सेल को नहीं देख सकते हो। तो ऑब्वियसली इन्होंने ये भी ऐसे नहीं देख पाए होंगे उस टाइम पर। फिर इन्होंने क्या देखा और कैसे देखा? सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने खुद से एक सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया था। क्या बनाया था? सिंपल माइक्रोस्कोप। आज आप देखो ना बच्चों, तो बहुत अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप हैं, ठीक है। आज हम लाइट माइक्रोस्कोप देखते हैं जो आपके स्कूल में भी हैं, आगे चलकर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी देखोगे जब आप और ज्यादा हायर एजुकेशन गेन करोगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और भी बहुत टाइप के माइक्रोस्कोप जो हैं अभी हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने स्टार्टिंग की तो इन्होंने खुद से एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया। माइक्रोस्कोप का फंक्शन क्या होता है? चीजों को मैग्नीफाई करके देखना। एक छोटी सी चीज जिसे आप देख नहीं सकते हो अपनी नेक्ड आई से, उसे आप माइक्रोस्कोप में इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है, उसके बारे में जान सकते हो। माइक्रोस्कोप की मदद से ही आज हम बैक्टीरिया, वायरस, इनके बारे में पढ़ पाए हैं, इनके बारे में नॉलेज ले पाए हैं, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद से बनाया और उसमें उन्होंने क्या किया? सेल को ऑब्जर्व किया। अब मैंने आपको कल बताया था बच्चों कि सेल्स तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी है, वेदर वो प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अगर लिविंग है तो उसकी बॉडी में सेल है, ये बात हो चुकी थी। अब इन्होंने जो सेल ऑब्जर्व किया, सवाल उठता है वो कौन सा सेल था? क्या वो किसी प्लांट का सेल था? क्या वो किसी एनिमल का सेल था? किसका सेल था? तो वो बच्चों था कॉर्क सेल। इसका सेल था कॉर्क का सेल था। अब ये कॉर्क क्या होती है? जो लकड़ी होती है, मतलब पेड़ का जो तना होता है, उसे हम कॉर्क बोलते हैं। मतलब उसके जो डेड सेल्स होते हैं, दे आर नॉट लिविंग सेल्स, दे आर डेड सेल्स। कैसे सेल्स? कॉर्क के कैसे सेल्स होते हैं बच्चों? डेड सेल्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने जो सिंपल माइक्रोस्कोप में सेल्स देखे थे, सबसे पहले वो डेड सेल थे। दे वर नॉट लिविंग, ठीक है, लिविंग नहीं थे, डेड सेल्स थे। किसके थे? कॉर्क के सेल्स थे, ठीक है। उन्हें ऑब्जर्व किया रॉबर्ट हुक ने, ठीक है ना। तो ये याद रखना है। अब सुनो सारी बातें अच्छे से। तो डिस्कवरी ऑफ सेल में इन 1665, प्लीज आपसे बताया गया है, ये आपको याद करना है। 1665 में अ साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, क्या नाम है? रॉबर्ट हुक, डिस्कवर्ड द सेल बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय हिम। खुद से इन्वेंट किया हुआ सिंपल सा माइक्रोस्कोप था जिसमें इन्होंने क्या किया? सेल्स को ऑब्जर्व किया। कौन थे? रॉबर्ट हुक, 1665 में, ठीक है। ही सो द कॉर्क, इन्होंने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर। और कॉर्क के सेल बच्चों कैसे होते हैं? कॉर्क में कैसे सेल थे? डेड सेल्स थे। इस बात पे फोकस करें। कॉर्क के, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जाएगा पहला कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने डेड सेल देखा, पहला कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने लिविंग सेल देखा, दोनों अलग हैं। तो अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि इन्होंने डेड सेल देखा है, तो क्या पता आप लिविंग में इसका नाम लिखा हो इनका, है ना। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि कॉर्क के सेल्स को इन्होंने ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप में, जो कि डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। वो इन्होंने अपने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखे। और क्या देखा इन्होंने? ऑब्जर्व द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक है, उसमें छेद होते हैं, बॉक्स होते हैं, उस तरह का स्ट्रक्चर इन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। और एक एक बॉक्स को इन्होंने सेल बताया कि ये सेल हैं, ठीक है। अभी आप पहले ये देखो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कैसा होता है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर ये अलग अलग बॉक्सेस हैं इस तरह से, इस तरह से। तो बच्चों ये एक एक बॉक्स है ना, जो इसी को ही क्या कहा गया? सेल। तो ये इसका मतलब यहाँ देखो कितने सारे बॉक्सेस हैं, तो उतने ही सारे सेल्स हो गए। तो जो रॉबर्ट हुक हैं, जो कि कुछ इस तरह से दिखते थे रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1635 में इनका जन्म हुआ, 1703 में इनकी डेथ हुई। काम इन्होंने कब किया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इनका बर्थ डेथ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका
काम इन्होंने जो किया है वो 1665 में किया है। हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से माइक्रोस्कोप में दिखे, जिसमें उन्होंने हर एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को सेल कहा था। ये बात आपको याद रखनी है, हमें फोकस कंटेंट पे करना होता है कि क्वालिटी कंटेंट क्या है जो पेपर में आएगा, ठीक है। तो कैसे आपको पता चला, आप देखा कि इन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स देखे जिनको इन्होंने सेल बोल दिया। यहां तक क्लियर हुआ। देन रॉबर्ट हुक वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, प्लीज इस बात पे भी ध्यान दे, इस बात को नोट डाउन करेंगे आप जरूर से जरूर। ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ठीक है, जिन्होंने डेड सेल देखे थे, नॉट लिविंग सेल्स, बिकॉज लिविंग सेल्स वाले साइंटिस्ट अलग हैं, ठीक है। इन्होंने डेड सेल देखे थे। एज कोर्क इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ ट्री, पेड़ का जो तना है उसके अंदर वो जो वहां का जो एरिया है वहां पे जो सेल्स होते हैं वो कोर्क जो है डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि जो बार्क ऑफ ट्री है, पेड़ का तो तना होता है, वहीं से कोर्क को ऑब्टेन किया जाता है और कोर्क में डेड सेल्स होते हैं, कोर्क में कभी भी लिविंग सेल नहीं होते, ठीक है। क्लियर हुआ। इसका मतलब ही कॉल्ड दीज कंपार्टमेंट एज यूनिट और सेल्स, और ये छोटे छोटे जो मैंने आपको दिखाए हैं हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो हैं, इन्हीं को उन्होंने सेल्स भी बोला और यूनिट्स भी बोला। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, चाहे आप उसको सेल बोल लो चाहे उसको यूनिट बोल लो, ठीक है। सो इन अब इतना तो हुआ क्लियर कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने अपना काम किया, डेड सेल देखा फर्स्ट टाइम। अब बात करते हैं, डेड सेल की तो हो गई, फिर लिविंग सेल किसने देखा और कब देखा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो 1674 में, 1665 में डेड सेल देखा रॉबर्ट हुक ने, 1674 में बच्चों एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, ये नाम भी याद करना है, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक, इन्होंने सबसे पहला लिविंग सेल देखा। कहाँ देखा? पोंड जो होता है पानी का, ठीक है, पोंड में इन्होंने जो है सबसे पहले लिविंग सेल ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप में। इन्होंने भी खुद का माइक्रोस्कोप खुद बनाया और उसमें क्या किया है, पोंड वाटर से इन्होंने लिविंग सेल देखा है, ठीक है। डिस्कवर्ड द लिविंग सेल इन द पोंड वाटर, आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द लिविंग सेल इज एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक एंड फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व द डेड सेल इज द रॉबर्ट हुक, ठीक है। डिस्कवरी पढ़ रहे हैं हम इनकी, क्या क्या इन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया है। उसके बाद बच्चों आगे देखिए, रॉबर्ट ब्राउन। अब रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, रॉबर्ट ब्राउन ने ये डिस्कवर किया कि सेल के अंदर जो सेल होता है ना, ये सेल है बच्चों, कल आपको बताया था कि सेल की जो आउटर कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग है सेल की, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल की कवरिंग, आउटर कवरिंग तो सेल वॉल भी हो सकती है जो आगे पढ़ेंगे। सेल की जो कवरिंग होती है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और इसका दूसरा नाम है बच्चों सेल मेम्ब्रेन। कुछ भी कह सकते हैं आप, सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, इतना तो हमें कल भी पता था, है ना। बात यह है कि एक जो सेल है जिसकी आउटर कवरिंग को हमने सेल मेम्ब्रेन बोला है, इन्होंने कहा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या कहा कि जो सेल हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस डिस्कवर किया प्लांट सेल के अंदर। किसके सेल के अंदर? प्लांट सेल के अंदर इन्होंने न्यूक्लियस देखा। अभी न्यूक्लियस का काम क्या होता है, अभी शॉर्ट में समझो, डिटेल में तो हमने जाना ही जाना है। शॉर्ट में बच्चों ये समझो कि जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है ना, जिस तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन होता है, तो ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, ब्रेन होता है हमारी बॉडी में जो कि होता है कोऑर्डिनेटर। ब्रेन क्या होता है, कोऑर्डिनेटर होता है। वो देखता है कि क्या सभी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो सही से फंक्शन कर रहे हैं या नहीं, है ना। तो जिस तरह से ये काम ब्रेन का है, उसी तरह से सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना न्यूक्लियस का काम होता है। इसीलिए हम न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल।
न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल्स। सवाल पूछा जाएगा वाई, सो आपने क्या लिखना है, न्यूक्लियस कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज ऑफ सेल। कोई भी सेल है ना बच्चों, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करेगा, वो उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट भी करेगा। इसीलिए जो न्यूक्लियस होता है उसे ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट यही काम ब्रेन हमारी बॉडी में करता है। ब्रेन हमारी बॉडी में क्या करता है, हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन सही काम कर रहे हैं या नहीं, उस चीज का जो चेकिंग होती है, उस चीज को जो कंट्रोल करना होता है, वो ब्रेन का काम होता है बॉडी में। उस हिसाब से सेल के लिए जो ब्रेन का काम करता है वो है न्यूक्लियस, क्योंकि सेल कंट्रोल और रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल, ठीक है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल, इसीलिए न्यूक्लियस को क्या बोल दिया, ब्रेन ऑफ सेल। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नोट डाउन जरूर से जरूर आपको ये करना है, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमें पता चल गया रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, डिस्कवर किया है न्यूक्लियस इन प्लांट सेल। फिर आपको इतना भी पता चला कि न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल बोला जाता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे देखिए, अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी क्या है और क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 9th के हिसाब से अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, फिर आप हायर क्लास में जैसे 11th में दोबारा इसे पढ़ेंगे। ये समझिए अभी आपका बेस बन रहा है, तो जब 11th में पढ़ेंगे तो और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेल थ्योरी क्या है, सेल थ्योरी में मेनली 2 साइंटिस्ट का नाम जुड़ता है, एक है सेक्लीडियन, एक है सेक्वान, ठीक है। दोनों का नाम जुड़ता है। इससे पहले एक और बात समझो, एक टर्म समझो बच्चों, एक तो होती है बॉटनी और एक है जूलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। ये दोनों ब्रांच है साइंस बायोलॉजी की। बॉटनी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट्स। और जूलॉजी में हम किस चीज की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल्स। किसकी करेंगे, एनिमल्स की। तो जो साइंटिस्ट स्टडी करता है बॉटनी को उसे क्या बोलेंगे, बोटेनिस्ट। और जो साइंटिस्ट स्टडी करता है जूलॉजी को उसे क्या बोलेंगे, जूलॉजिस्ट, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। बॉटनी पढ़ने वाले साइंटिस्ट को, बॉटनी पे काम करने वाले साइंटिस्ट को बोटेनिस्ट कह दिया, जूलॉजी पे काम करने वाले साइंटिस्ट को जूलॉजिस्ट कह दिया, ठीक है। क्योंकि जो हमारी सेल थ्योरी दे रहे हैं उनमें एक बोटेनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है। तो आपको पता होना चाहिए कि बॉटनी क्या होती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स को हम बॉटनी कहते हैं। बॉटनी मतलब जो फील्ड है उसमें स्टडी की जाती है प्लांट्स की, और जूलॉजी में स्टडी की जाती है एनिमल्स की, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेल थ्योरी में 1838 की बात हो रही है। 1838 और 1839, एक साल का गैप में 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में बताया है। सबसे पहले बच्चों 1838 की बात करें तो सेक्लीडियन है, जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट है। देखो यहाँ पे आ गई ना टर्म बोटेनिस्ट, तो आपके बोटेनिस्ट टर्म सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए कि स्टडी किसकी करते हैं, प्लांट्स की करते हैं। किसके ऊपर अपना जो है व्यू देंगे, किसके ऊपर अपनी नॉलेज बताएंगे, प्लांट्स के ऊपर बताएंगे। तो इन्होंने कहा, ये जो बोटेनिस्ट हैं सेक्लेडियन, इन्होंने क्या कहा, फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इन्होंने कहा सभी के सभी प्लांट्स सेल से मिलकर बनते हैं। ये बात किन्होंने कही बच्चों, सेक्लीडियन ने 1838 में, ठीक है। 1838 में इन्होंने क्या कहा, ऑल प्लांट्स, बिकॉज ये बोटेनिस्ट थे तो इन्होंने बॉटनी के ऊपर काम किया है, प्लांट्स के ऊपर काम किया है, तो इन्होंने कहा ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सभी प्लांट्स का जो निर्माण है, उनकी बॉडी का जो कंपोजिशन है उसमें सेल्स मिलेंगे। ऐसे ही 1839 में दूसरे साइंटिस्ट हैं सेक्वान, सेक्लेडियन एंड सेक्वान का नाम ही आपको याद रखना है पहले।
सेक्वान क्या थे? जर्मन जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या है? जो जूलॉजी को पढ़ें, जूलॉजी के ऊपर काम करें। जूलॉजी क्या होती है बच्चों? स्टडी ऑफ एनिमल्स। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्रपोज किया, बताया दैट ऑल एनिमल्स एंड प्लांट, दोनों ही, प्लांट भी और एनिमल भी, इनकी बॉडी सेल्स से मिलकर बनती है। तो दोनों का निचोड़ क्या है? दोनों कहना क्या चाहते हैं? ठीक है, वो चीज समझो। दोनों ने, एक ने 1838 में, एक ने 1839 में ये चीज बताई है कुल मिला के, दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। दोनों ने मिलकर क्या कहा है? एक ने 1838 में कहा सेक्लीडियन ने, और 1839 में सेक्वान ने, एक बोटनिस्ट है, एक जूलॉजिस्ट है। दोनों ने मिलकर कहा क्या? ये कहा कि सभी के सभी प्लांट्स और सभी के सभी एनिमल्स, सभी के सभी प्लांट्स और बच्चों सभी के सभी एनिमल्स किससे मिलकर बनते हैं? आर कंपोज्ड ऑफ, मिलकर बनते हैं इन द सेंस इनकी बॉडी में क्या चीज है, किस चीज से इनकी बॉडी बनी है? तो सेल से मिलकर इनकी बॉडी बनी है, ये कहा। फिर इनसे एक सवाल पूछा गया बच्चों, हाउ दी सेल्स फॉर्म, सेल्स बनते कैसे हैं? ठीक है, सेल्स बनते कैसे हैं ये इनसे पूछा गया। ठीक है, जिसका जवाब ये नहीं दे पाए, ये बात आपको याद रखनी है। 1838 1839 में इन्होंने सिर्फ इतना कहा दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इनसे पूछा गया कि सेल्स कहाँ से आए, तो इनका जवाब इनके पास नहीं था, जिसके लिए विक्रो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या कहा बच्चों? न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम क्या कहा बच्चों? कि जो नए सेल्स है ना वो पुराने सेल्स से आते हैं डिवाइड होकर। ठीक है, इनसे पूछा गया तो ये तो बता नहीं पाए इस बात का जवाब कि सेल्स कहाँ से आए। नए साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा ओल्ड जो सेल्स होते हैं, पुराने सेल्स हैं, वो डिवाइड करते हैं और उन्हीं से ही नए सेल्स आते हैं। क्योंकि इस बात का जवाब भी बहुत जरूरी है कि सेल्स कहाँ से आए। तो उन्होंने क्या कहा विक्रो ने? दैट न्यू सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स। प्री मतलब पहले, जो पहले एग्जिस्ट होने वाले सेल्स हैं उन्हीं से ही नए सेल्स आते हैं डिवाइड होकर। तो आर विर्को, ठीक है, VIRCHOW, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेना बच्चों। तो आर विर्को ने क्या कहा कि जो आइडिया इन्होंने दिया दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, जो पहले, प्री मतलब पहले एग्जिस्ट होने वाले सेल्स है ना, उन्हीं से ही नए सेल्स आते हैं। नए सेल्स कहाँ से आते हैं? तो पुराने सेल्स ही डिवाइड करके नए सेल्स लाते हैं। इन तीनों के मिलने से, ये तीन साइंटिस्ट हो गए अब, सेक्लीडियन, सेक्वान और विर्को, इन तीन साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी। इसीलिए आप इस तरह से इसको याद कर सकते हो। बीच में लिखिए सेल थ्योरी, यहां आपने तीनों साइंटिस्ट का नाम ट्रायंगल में लिख दिया, एक जगह लिख दिया सेक्लीडियन, एक जगह सेक्वान और नीचे विर्को। तो ये तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर सेल थ्योरी दी है। किसी एक का ही कंट्रीब्यूशन हम नहीं बता सकते, क्योंकि एक ने प्लांट्स के बारे में कहा दैट प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, फिर एनिमल्स का पता चला कि एनिमल्स भी सेल से मिलकर बनते हैं। फिर इनसे पूछा गया कि सेल्स पुराने सेल्स से आते हैं या कहाँ से आते हैं सेल्स, तो ये नहीं बता पाए। आर विर्को ने कहा कि जो नए सेल्स आते हैं दे कम फ्रॉम द प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, जो पहले वाले सेल्स होते हैं उन्हीं से ही बच्चों नए सेल्स आते हैं। दिस इज नोन एज सेल थ्योरी। ठीक है, तो सेल थ्योरी में आपको तीन जो है साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। अब इनके पोस्टुलेट्स क्या है? पोस्टुलेट का मतलब क्या, क्या क्या पॉइंट आते हैं सेल थ्योरी में जो अहम है। पोस्टुलेट को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो? मेन पॉइंट्स। तो सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं जो कि ध्यान में रखने वाले हैं, समझने वाले हैं? सबसे पहला पॉइंट बच्चों,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जिसकी कल भी बात हुई थी, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेड ऑर्गेनिजम्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वायरस, क्योंकि वायरस का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल अलग ही चलेगा। हम बात क्या कर रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल्स से मिलकर बनी है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो सकते हैं? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं बच्चों? वो प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया हो सकता है, सभी तरह के, फंगस हो सकती हैं, एटसेट्रा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सभी से सभी दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सेल से मिलकर बने हैं। दूसरा, ऑल टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल्स में होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जिसमें जो हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी के फंक्शंस है, जिसमें कई चीज़ों का ब्रेकडाउन भी होता है, नई नई चीज़ें बनती भी हैं, ब्रेकडाउन भी होता है और फॉर्मेशन भी होता है, सभी की सभी चीज़ें सेल में होंगी, ठीक है। अब हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं, तो ये सारी अलग अलग रिएक्शंस सभी सेल्स में होती है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन दो तरह की हो सकती हैं, या तो किसी चीज का ब्रेकडाउन होना या किसी का फॉर्मेशन होना, या तो ब्रेकडाउन होना किसी चीज का या किसी चीज का फॉर्मेशन होना। दोनों की टर्म है एक जो समझनी है आपको। ब्रेकडाउन के लिए तो होता है बच्चों कैटाबोलिज्म, सी फॉर, देखो आप ऐसे बोल सकते हो कैटाबोलिज्म, कैटा मतलब काटना, मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है, कैटाबोलिज्म। और फॉर्मेशन में आता है एनाबोलिज्म, ठीक है, कैटाबोलिज्म एनाबोलिज्म दोनों ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आते हैं। मेटाबॉलिज्म में जो हमारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसमें जो एनाबोलिज्म है दैट मीन्स फॉर्मेशन, कैटाबोलिज्म है दैट मीन्स ब्रेकडाउन। दोनों ही चीजें, चाहे किसी चीज का बनना हो गया, किसी चीज का टूटना हो गया, वो सेल के अंदर ही होता है। इसीलिए ही हम उसे लिविंग सेल बोलते हैं कि लिविंग सेल वो होगा जिसमें कोई ना कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन चलती रहेगी, कोई ना कोई फंक्शन होता रहेगा, या तो कोई चीज बन रही होगी या कोई चीज ब्रेक डाउन हो रही होगी, ठीक है, दोनों चीजें ही सेल्स के अंदर होती हैं। सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये बात हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल्स को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, क्योंकि वो सेल ही है जिससे हमारे फंक्शन स्टार्ट हुए हैं बॉडी के, हमारा स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है बॉडी का। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल टाइप ऑफ सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स ओनली। पुराने सेल्स से ही डिवाइड होकर नए सेल्स आते हैं, कीप इट इन माइंड। आपसे पूछा जाए नए सेल्स कहाँ से आए, जो प्री एक्सिस्टिंग सेल्स हैं उन्हीं से ही नए सेल्स आते हैं, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। सभी ऑर्गेनिज्म, इवन हम भी, जब पहले जाइगोट बनता है ना बच्चों, आप आगे पढ़ोगे कि स्पर्म है मेल का, ओवम है फीमेल का, मिलकर जब पहला सेल बनता है जाइगोट, वो सिंगल सेल होता है। मतलब आज आप इतने बड़े हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, जब आपकी बॉडी शुरू हुई थी तो एक सिंगल सेल से हुई थी, डिवाइड कर करके आज आप इतने पहुंचे, ठीक है। आपकी बॉडी पहले फॉर्म होती है, मल्टी सेलुलर बनते हो आप, फिर आपका यहाँ तक की जो है डेवलपमेंट हुई है, ठीक है। तो पहला जो शुरुआत होती है हर एक ऑर्गेनिज्म की वो सिंगल सेल से ही होती है। और वायरसेस के बारे में आप इस थ्योरी को एप्लीकेबल नहीं मान सकते। वायरसेस आर द एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी, वो हम अलग से पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप आपको सेल थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इसी तरह से अपना पूरा बायो का सिलेबस और साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।